नमस्कार विद्यार्थियों। परिणाम आरएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की स्थापना पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी और कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विभिन्न मत तथा पहला चरण जो था कांग्रेस की स्थापना से संबंधित में नरम दल या उदारवादी चरण, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। आज हम कांग्रेस का दूसरा जो चरण है उग्रवादी चरण या गरम दल, उसके बारे में बात करते हैं। गरम दल का जो कालक्रम है वो उदारवादी चरण या नरम दल के बाद 1905 से 1916 ईस्वी तक रहा और फिर इसके पश्चात गांधीवादी चरण शुरू होता है। तो गांधीवादी चरण शुरू होने से पूर्व गरम दल का प्रभाव कांग्रेस पर रहा। जो गरम दल से संबंधित जो नेता थे उनकी नीतियां प्रभावी रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गरम दल के नेता कौन-कौन थे जिनका कांग्रेस पर प्रभाव रहा और उनकी नीतियां क्या थी, कैसी नीतियां थी जिस वजह से इनको उग्रवादी या गरम दल कहा गया। तो प्रमुख नेताओं में इनमें अगर हम बात करें पंजाब क्षेत्र से, तो पंजाब क्षेत्र से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह सक्रिय थे। हम बात करें बंगाल में विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। और इनमें इन तीन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है जो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख उग्रवादी नेता, गरम दल के नेता 1905 के बाद इन उग्रवादी नेताओं का, उनकी नीतियों का कांग्रेस के अधिवेशनों में, कांग्रेस की समितियों में प्रभाव अधिक रहा। इसीलिए इस चरण को गरम दल या उग्रवादी चरण कहते हैं। या थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम उग्रवादी शब्द यूज कर रहे हैं तो उग्रवादी शब्द से तात्पर्य यहाँ हिंसावादी नहीं है। उग्रवादी जो नेता है ये स्वभाव से उग्र है, जोशीले भाषण देते हैं, ठीक है, आंदोलन चलाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन हिंसा का समर्थक ये लोग नहीं करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इनकी नीतियां कैसी हैं, नीतियों के बारे में बात करें तो चार प्रमुख नीतियां हैं इनकी। स्वदेश, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, प्रतिरोध, स्वावलंबन, तो कहते हैं आत्म सहायता। स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और भारतीय शिक्षा को स्थापित करने की बात करते हैं। बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं, विदेशी संस्थाओं, इन सभी का बहिष्कार की बात करते हैं। चाहे वो विदेशी न्यायालय हो, चाहे विदेशी ऑफिस हो, चाहे विदेशी शिक्षण संस्थान हो, चाहे विदेशी वस्तुएं हो, इन सभी के बहिष्कार की वो बात कर रहे हैं। और सरकार की जन विरोधी नीतियों, औपनिवेशिक नीतियों का प्रतिरोध करना, यह उनका था, नीतियों में शामिल था। और स्वावलंबन यानी आत्म सहायता, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए बिना किसी सहायता लिए अपने प्रयासों से को प्राप्त करने का प्रयास करना, ये उनकी नीतियों में शामिल था। ठीक है, ये जो उग्रवादी जो नेता है ये एक तरह से निम्न मध्य वर्ग से संबंधित है, निम्न मध्य वर्ग से संबंधित है। और निम्न मध्य वर्ग से संबंधित होने की वजह से आम जनता से इनका तुलनात्मक रूप से जुड़ाव है, जनता से जुड़ाव है। इनके मुद्दों में आम जनता के मुद्दे भी हैं, इसलिए इनके समय में कांग्रेस का जन आधार काफी विकसित हुआ पहले की तुलना में। क्योंकि पहले वाले उदारवादी जो नेता थे वो उच्च मध्य वर्ग से संबंधित थे। उनके अधिवेशनों में, उनकी मांगों में भी हम देखेंगे कि आम जनता से जुड़ी हुई मांगे
कम या न के बराबर होती थी। ये लोग निम्न मध्य वर्ग से संबंधित हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं, तो अपनी अधिवेशनों में, अपनी मांगों में आम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस वजह से आम जनता भी कांग्रेस के अधिवेशनों में बड़ी मात्रा में भाग ले रही है। इस समय कांग्रेस का जन आधार विस्तृत हुआ पहले की तुलना में। निम्न मध्य वर्ग से संबंधित है और जन आंदोलन लाने के इच्छुक हैं। जन आंदोलन लाने के प्रयास इन्होंने किया। ठीक है, सरकार के विरोध में इन्होंने आंदोलन लाने का प्रयास किया। क्यों? इस समय तक कांग्रेस का जनाधार भी विकसित हो चुका था। आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की वजह से ये खुद उस वर्ग से संबंधित है, तो आम जनता को आंदोलन में शामिल करने। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपका बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये तो थी इनकी नीतियां। उग्रवादियों ने, उग्रवादी जो नेता हैं, उग्रवादी कांग्रेसी नेता लाल बाल पाल, अरविंद घोष आदि, इन्होंने उदारवादियों की नीतियों को आलोचना की, उदारवादियों की नीतियों की आलोचना की, नीतियों की आलोचना की, भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी, भीख मांगने की संज्ञा। ये तो भीख मांगने की बात है। इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि अरविंद घोष जो उग्रवादी दल से संबंधित है, इंदु प्रकाश, एक न्यूज़पेपर था इंदु प्रकाश, जिसका वो संपादन करते थे, समाचार पत्र, उसमें इन्होंने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का टाइटल था, शीर्षक था, लिखा निबंध का शीर्षक था न्यू लैंप फॉर ओल्ड। ठीक है, बूढ़े आदमी के लिए लालटेन, न्यू लैंप फॉर ओल्ड, बूढ़े आदमी के लिए लालटेन, ये एक शीर्षक था। इस शीर्षक में इन्होंने नेताओं की नीतियों की आलोचना करते हुए उसे भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी, भीख मांगने की संज्ञा दी। आलोचना की जा रही है कि कैसे उदारवादी भारतीयों के ही अधिकारों के लिए भारत में विदेशियों के सामने भीख मांगने जैसा प्रयास कर रही हैं, प्रार्थना पत्र ज्ञापन देकर एक तरह से भीख मांगने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने भी उन्हें एक तरह से क्रिटिसाइज किया, लाला लाजपत राय ने भी क्रिटिसाइज किया, अलग अलग जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने। अश्विनी कुमार दत्त, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उदारवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर उग्रवादी उदारवादियों की नीतियों को नापसंद करते थे, उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें भिक्षा मांगने की संज्ञा देते हैं कि एक तरह से भीख मांगने जैसी बात है। अरविंद घोष का आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यू लैंप फॉर ओल्ड इस नाम से एक आर्टिकल था इंदु प्रकाश समाचार पत्र में। ठीक है, इनका योगदान, उग्रवादियों का योगदान क्या कह सकते हैं कि इनका एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो ये है उग्रवादी नेताओं का कि इन्होंने कांग्रेस का जनाधार विस्तृत किया, कांग्रेस का जनाधार विस्तृत किया। अब पहले जहां उदारवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, चूंकि उसमें उदारवादियों द्वारा आम जनता के मुद्दे सामान्यतः नहीं उठाए जाते थे। उनकी जो मांगे थी, उन मांगों में देखने को पता लग सकता है कि उच्च मध्य वर्ग या उच्च वर्ग से संबंधित मांगे ही सामान्यतः होती थी। जैसे भारतीय उद्योगों का संरक्षण दिया जाए, तो ये उद्योगपतियों से संबंधित है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, तो ये आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं रहता था। तो ऐसी मांगे जब उदारवादियों द्वारा कांग्रेस के मंच से उठाई जाती थी, तो अधिकांश जो जनता है वह कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग नहीं लेती थी। लेकिन उग्रवादियों ने, जो खुद उस वर्ग से संबंधित थे, आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, किसानों पर कर के बोझ को कम करने की बात करते हैं, ठीक है, हस्तशिल्प उद्योगों के संरक्षण की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, तो ये आम जनता के मुद्दे हैं। जब इन मुद्दों को उठाया गया तो कांग्रेस के अधिवेशनों में आम जनता की भागीदारी बढ़ने लगी, उनकी सदस्यता में वृद्धि होने लगी। तो इनके समय में, उग्रवादियों के समय में कांग्रेस का जनाधार विस्तृत हुआ। दूसरा इनका योगदान है कि कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के
मंच से, राजनीतिक मंच से जन आंदोलन लाने के लिए आम जनता को तैयार किया गया। आम जनता को तैयार किया गया। जब आम जनता की कांग्रेस की अधिवेशनों में भागीदारी बढ़ी और उनके सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं, उनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन में आम जनता की भी सक्रिय भूमिका देखने को मिलती है। इसका फायदा ये हुआ कि जनता में राष्ट्रवादी भावना का विकास हो रहा है, राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा है। तो नतीजा ये हुआ कि जब गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पदार्पण होता है, तो उस समय गांधी जी के पास एक राजनीतिक रूप से जागृत और राष्ट्रवादी भावना से ओत-प्रोत जनता उनके पास एक तैयार है। यही वजह है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे व्यापक जनाधार वाले जन आंदोलन लाने में सफल रहे। इसके पीछे जनता को जागरूक करना, आंदोलनों के लिए तैयार करना, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाना, इसमें उग्रवादी नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका कह सकते हैं। अगर इनका योगदान नहीं होता तो गांधी जी शायद जन आंदोलन लाने में इतने सफल नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये कुछ योगदान अपन देख सकते हैं। अब इनके समय में एक चीज हमने को देखनी है, एक आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। बंगाल विभाजन क्या है और इस स्वदेशी आंदोलन क्या है। बंगाल विभाजन 1905। बेसिकली जो ब्रिटिश काल में बंगाल प्रांत था, बंगाल प्रेसिडेंसी, वो एक बहुत बड़ा राज्य था। आज के अगर हम भारत की बात करें तो आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम के कुछ क्षेत्र, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र मिला करके बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल होता था। ठीक है, कालांतर में फिर बंगाल के विभाजन भी हुए, उड़ीसा एक अलग प्रांत भी बना इस प्रकार से। लेकिन इतना बड़ा भूभाग बंगाल ब्रिटिश काल में बंगाल प्रेसिडेंसी के रूप में था। बड़ा प्रांत था, राजधानी इसकी कलकत्ता थी। तो बंगाल की जनता को प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आप प्रशासनिक कार्यों के लिए आपको बार बार कलकत्ता आना पड़ता था, दूरस्थ एक लंबी दूरी करके कलकत्ता आना पड़ता था। तो इतने बड़े प्रांत में प्रशासनिक समस्याओं की वजह से आम जनता भी इस प्रांत के विभाजन की इच्छुक थी, छोटे प्रांत के लिए प्रयास कर रही थी, जनता सरकार के सामने मांग भी रख चुकी थी। दूसरी तरफ 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल जो था, बंगाल में बहुत सारी राजनीतिक और क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना हुई। ठीक है, इस बंगाल में सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा था। ठीक है, राजनीतिक चेतना का विकास तीव्रता से, राजनीतिक चेतना का विकास तेजी से हो रहा था। राजनीतिक चेतना का विकास बड़ी तेजी से हो रहा था और अनेक राजनीतिक और क्रांतिकारी संस्थाएं भी स्थापित हो रही थी। ठीक है, जैसे अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, सुहृदय समिति, इस प्रकार की क्रांतिकारी संस्थाएं, युगांतर समिति, इस प्रकार की क्रांतिकारी संस्थाएं भी बंगाल में उस समय बड़ी संख्या में तेजी से क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो रही थी, क्रांतिकारी एवं राजनीतिक। राजनीतिक संस्थाएं स्थापित, राजनीतिक चेतना का विकास और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना तेजी से बंगाल में हो रही थी। विशेषकर जो नवयुवक वर्ग हैं, जो कॉलेज का विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हैं, उसमें भी राष्ट्रवाद की भावनाएं तेजी से फैल रही थी, जो जनता के शासन के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। ठीक है, इस स्थिति को देखते हुए, चूंकि बंगाल में सरकार विरोधी राष्ट्रवादी भावना बड़ी तेजी से फैल रही थी, तो इस स्थिति को देखते हुए बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों ने, गवर्नर जनरल ने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल के विभाजन की योजना रखी। उन्होंने कहा कि आम जनता खुद चाहती है, प्रशासनिक दिक्कतें आ रही हैं, वो खुद चाहती हैं कि बंगाल का विभाजन हो, क्यों ना हम बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर करें, ताकि बंगाल विभाजित रहेगा
तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर उसे लड़ाना आसान होगा। जब ये सांप्रदायिक दंगे होंगे तो बंगाल की एकता खंडित होगी, बंगाल में सरकार विरोधी बढ़ते राष्ट्रवाद को तोड़ा जा सकेगा। तो सरकार की मंशा इस प्रकार की थी। इसके लिए जिसका विरोध किया गया बंगाल की जनता और भारत की जनता द्वारा, और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। ये बेसिकली मुद्दा है, इस मुद्दे को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहली बार 1903 में गृह सचिव था होम सेक्रेटरी रिशले। रिशले ने बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा। बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा, पहली बार रिशले ने रखा था ये। ठीक है, 1903 में, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल कर्जन ने स्वीकार किया और सांप्रदायिक आधार पर स्वीकार किया, और सांप्रदायिक आधार पर बंगाल के विभाजन की योजना बनाई। बंगाल के विभाजन की योजना बनाई। ठीक है, कि बंगाल को दो भागों में इस प्रकार से बांटा जाए कि पूर्वी बंगाल में, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहां मुसलमानों की संख्या अधिक हो, हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में रहे। ठीक है, ताकि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के डर के माध्यम से आपस में लड़ाया जा सके। बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र में हिंदू बहुसंख्यक हो और मुस्लिम अल्पसंख्यक हो। तो इस प्रकार से बंगाल का विभाजन हो ताकि धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बंगाल की एकता को खंडित किया जा सके, बंगाल में सरकार विरोधी बढ़ते राष्ट्रवाद को तोड़ा जा सके। इसी मंशा से सांप्रदायिक आधार पर बंगाल के विभाजन की योजना प्रस्तुत कर दी गई और तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल कर्जन ने उसे स्वीकार कर दिया। तो बंगाल की जनता को, बुद्धिजीवी और शिक्षित जनता को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने इस विभाजन का विरोध किया। ठीक है, 16 अक्टूबर, सॉरी, सांप्रदायिक आधार पर बंगाल के विभाजन की योजना बनाई। बंगाल का विभाजन इस प्रकार किया गया कि एक तरफ मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी, तो दूसरी तरफ हिंदू आबादी बहुसंख्यक थी, और दोनों को आपस में लड़ाने का काम सरकार द्वारा करने की मंशा की गई ताकि बंगाल की एकता को तोड़ा जा सके। सरकार द्वारा जो ये प्रयास किए गए, इस प्रयास की भनक जब बंगाल की जनता को लगी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया, और एक आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई।
अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं आपको ध्यान रखना है, जैसे 20 जुलाई 1905 को सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। सरकार ने कि कौन सा पार्ट बंगाल से अलग होकर पूर्वी बंगाल में रहेगा, कौन से क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रहेंगे, इस प्रकार की योजना 20 जुलाई 1905 को। जब ये योजना बंगाली जनता के सामने आई और जनता को पता लगा कि ये सांप्रदायिक आधार पर विभाजन है, तो इसका विरोध शुरू हो गया। ठीक है, और ये जो बंगाल विभाजन की योजना थी, ये आपके 16 अक्टूबर, डेट्स ध्यान रखिएगा, 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। बंगाल का विभाजन लागू हुआ। बंगाल का विभाजन लागू हुआ। तो 20 जुलाई को विभाजन की रूपरेखा या योजना प्रस्तुत की और 16 अक्टूबर को विभाजन लागू हुआ। पहली बार जब 20 जुलाई को योजना प्रस्तुत की तो इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन या इसी को बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। और विरोध पहला हुआ 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के विरोध में, बंगाल के विभाजन के विरोध में समिति बैठक हुई। बंगालियों द्वारा एक बैठक की गई और इस बैठक में आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये जो आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन को कहा गया स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग में आपके यहां लगा रहा हूं बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, इसी को बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन। इसमें कांग्रेस के दोनों ही धड़े, ठीक है, 1905 की बात है, उदारवादी हो चाहे उग्रवादी हो, उन्होंने अपने अपनी नीतियों के माध्यम से सरकार के इस बंगाल के विभाजन की योजना का विरोध किया। उदारवादियों ने अपने तरीकों से, वही उनकी नीतियां जो थी, ज्ञापन, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र के माध्यम से जनता को पत्र लिखा गया कि बंगाल का विभाजन सरकार न करे। सरकार को पत्र लिखा गया कि बंगाल का विभाजन न किया जाए। और उग्रवादियों ने स्वदेशी अपनाना, विदेशी का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का, संस्थाओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, इस प्रकार की नीतियों के माध्यम से जुलूस निकालना, हड़ताल करना, इस प्रकार की नीतियों के माध्यम से इन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया। तो दोनों ही दल, कांग्रेस के दोनों ही गुट अपने अपने तरीकों से बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम विरोध की बातों को, आंदोलन को देखते हैं। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन क्यों कहा गया? उसके पीछे यह था कि इस पूरे आंदोलन में, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में, मूल मुद्दा स्वदेशी अपनाना था। स्वदेशी के नारे लगे, इसलिए इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन नाम दिया गया। स्वदेशी यहाँ पे मूल मुद्दा था। ठीक है, क्या क्या घटनाएं हुई देखते हैं इसको। 16 अक्टूबर के दिन, जब 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हुआ, तो 16 अक्टूबर के दिन, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर बंगालियों ने राखी दिवस मनाया।
राखी दिवस, एक दूसरे के, हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के रक्षा सूत्र बांधे, एक दूसरे की रक्षा करने का वचन दिया और कहा कि सरकार सांप्रदायिक आधार पर कितना भी हमें लड़ाने की कोशिश करे, हम बंगाली हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। राखी दिवस मनाने का राखी दिवस मनाया। और इसी प्रकार 16 अक्टूबर के दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में, क्योंकि इस दिन बंगाल की एकता खंडित हो रही थी, बंगाल को विभाजित किया जा रहा था, तो इसी 16 अक्टूबर को कुछ ने शोक दिवस या काले दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि बंगाल का विभाजन इस दिन लागू हो रहा था, के रूप में मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली जनता की एकता को बनाए रखने के लिए कुछ गीतों की भी रचना की इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। टैगोर द्वारा कुछ गीतों की, जैसे आमार सोनार बांग्ला, हमारा सोने का बंगाल, आमार सोनार बांग्ला, ये एक गीत है उनके द्वारा रचित है, जो कालांतर में जब बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का आविर्भाव हुआ पाकिस्तान से अलग होकर, जो पूर्वी पाकिस्तान पहले कहलाता था, तो बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान का दर्जा इस अमार सोनार बांग्ला गीत को दिया, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा था। ठीक है, इसी प्रकार टैगोर ने एक और गीत लिखा था जो काफी चर्चित है, वो भी एकला चलो रे, वो भी इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान चला गया था, रचा गया था। ठीक है, इस स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी अपनाना अपनाना मुख्य मुद्दा था, मुख्य मुद्दा था, आंदोलन का मुख्य मुद्दा था। ठीक है, बंगाल विभाजन का विरोध करना, स्वदेशी अपनाना मुख्य मुद्दा था। और मुख्य कार्यक्रम था, मुख्य कार्यक्रम जो सबसे ज्यादा मुख्य कार्यक्रम, सबसे ज्यादा सफल कार्यक्रम इस आंदोलन में, सर्वाधिक चर्चित कार्यक्रम, सर्वाधिक चर्चित कार्यक्रम वह था विदेशी वस्त्रों की होली जलाना। विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, जगह जगह गली मोहल्लों में लोग इकट्ठा होते, अपने घरों से विदेशी सामान वस्त्र लाते और एक निश्चित दिवस पर होली जलाते, बहिष्कार करते विदेशी वस्त्रों की। ठीक है, और स्वदेशी अपनाने की शपथ लेते। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर गीत था, सर्वाधिक लोकप्रिय गीत जो बना वह था वंदे मातरम, इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान। वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। ठीक है, सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम, इस प्रकार का। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान स्वदेशी का इतना प्रभाव था कि पुजारियों ने, मंदिर के पुजारियों ने विदेशी चीनी से बनी मिठाई का प्रसाद भगवान को चढ़ाने से मना कर दिया। इस प्रकार के प्रसाद को जो विदेशी चीनी से बनाए, हम लोग देखो स्वदेशी का किस प्रकार से आम जनता, बंगाल जनता पर कितना प्रभाव है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने, पुजारियों ने विदेशी चीनी से बनी मिठाई भगवान को चढ़ाने से मना कर दिया। धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से मना कर दिया। बंगाली महिलाओं ने विदेशी चूड़ियां, विदेशी श्रृंगार सामग्री को खरीदने से मना कर दिया। और जगह जगह विदेशी सामानों की, विदेशी वस्त्रों की इकट्ठा करके उनकी होली जलाई जाने लगी। तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाना बहुत पॉपुलर कार्यक्रम दौरान रहा। अब राष्ट्रीय शिक्षा पर भी इसमें बल दिया गया। जब यहाँ पे दो चीजें अपने को देखने को मिलती हैं कि जो उदारवादी गुट है कांग्रेस का, वह अपनी तरफ से आंदोलन, वह एक तरह से बंगाल विभाजन का अपने नीतियों के माध्यम से क्रियान्वयन कर रहा है। प्रार्थना पत्र ज्ञापन के माध्यम से सरकार को लिख रहा है कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाए। उसका मानना है कि विदेशी वस्त्रों की होली तो जलाई जाए, लेकिन विदेशी शिक्षण संस्थाएं, विदेशी कार्यालय, विदेशी न्यायालय, जो ब्रिटिश न्यायालय है, उनका बहिष्कार जनता न करे। इधर दूसरी तरफ जो उग्रवादी हैं, जो कांग्रेस के जो उग्रवादी धड़े से संबंधित नेता हैं, वो बहिष्कार में सभी विदेशी वस्तुओं का, संस्थाओं का बहिष्कार कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम विदेशी शिक्षा को तो प्राप्त कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे हैं, ये बात एक तरह से नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। तो बहिष्कार, विदेशी का बहिष्कार का मतलब, चाहे वो विदेशी वस्त्र हो, विदेशी वस्तुएं हो, विदेशी शिक्षण संस्थान हो, विदेशी न्यायालय हो, इन सभी का बहिष्कार माना गया। तो अपने अपने तरीके से दोनों शासन अपना एक तरह से आंदोलन चलाने का प्रयास कर रहे थे। यहां हम लोग देखते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता, जो बंगाली नेता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे, उन्होंने मंदिरों में ईश्वर की मूर्ति के समक्ष
ईश्वर की मूर्ति के समक्ष या काली पूजा के अवसर पर लोगों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए भी काफी कुछ प्रयास हुए। उसमें एक बंगाली थे कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र बंगाली नेता थे। कृष्ण कुमार मित्र का एक समाचार पत्र आता था संजीवनी। संजीवनी नाम से उनका समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र में पहली बार यही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वदेशी अपनाने का मुद्दा उठाया था। प्रथम बार स्वदेशी अपनाने के मुद्दे को उठाया। स्वदेशी अपनाने के मुद्दे को उठाया। ठीक है, जो इस आंदोलन की मुख्य विषय वस्तु बन गया था। मुद्दे को उठाया कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, संजीवनी नामक समाचार पत्र में इन्होंने स्वदेशी अपनाने के मुद्दे को उठाया, जो इस बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का मुख्य मुद्दा बन गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए भी इस आंदोलन के दौरान काम हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि विदेशी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया जा रहा है। केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार नहीं है, विदेशी शिक्षा का, विदेशी शिक्षण संस्थाओं का, विदेशी न्यायालयों का, ठीक है, विदेशी कार्यालयों का, सबका बहिष्कार है। तो यहां पर उसके अल्टरनेट के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, इसके लिए एक बंगाली नेता थे सतीश चंद्र मुखर्जी। सतीश चंद्र मुखर्जी ने, इन्होंने एक डॉन सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ डॉन से मतलब, यहाँ डॉन यानी भोर, इंग्लिश का डॉन ये ऐसे है, DAWN, डॉन सोसाइटी। नवप्रभात, डॉन सोसाइटी की स्थापना की और इसके माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों, प्राइमरी स्कूल्स, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। ठीक है, 1905 में ही, इसी राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही 1905 में ही रंगपुर जगह है बंगाल में ही, रंगपुर राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना हुई, जो आगे चलकर रंगपुर विश्वविद्यालय में तब्दील हुआ। राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना। तो लोगों को प्रेरित किया गया कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों से हटा करके राष्ट्रीय शिक्षा पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में भागीदारी दे। ठीक है, उनमें शामिल करें। इसी क्रम में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई। कॉलेज की स्थापना की गई उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और इस बंगाल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य, प्रिंसिपल अरविंद घोष को बनाया गया, जो उग्रवादी कांग्रेस के नेता थे। अरविंद घोष इसके प्राचार्य बने। तकनीकी शिक्षा में विकास के लिए स्वदेशी तत्वों को अपनाया गया। तो तकनीकी शिक्षा की अगर बात करें तो बंगाल टेक्निकल एजुकेशन, बंगाल तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई ताकि तकनीकी शिक्षा से संबंधित एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। तो जो अंग्रेजी तकनीकी शिक्षण स्कूल थे, उनके विरुद्ध ये बंगाल तकनीकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित बंगाल तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, विशेषकर इस समय बंगाल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के जो नवयुवक छात्र थे, उनमें स्वदेशी आंदोलन में उन लोगों ने, छात्र वर्ग ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। छात्र वर्ग की आंदोलन में सक्रिय भागीदारी थी। इस भागीदारी को रोकने के लिए शिक्षा सचिव, तत्कालीन शिक्षा सचिव थे कार्लाइल,
उन कार्लाइल ने एक सर्कुलर परिपत्र जारी किया, एक शासनादेश जारी किया कि कोई भी विद्यार्थी अगर इसमें शामिल होता है तो उसके शामिल न होने के लिए अभिभावक बॉन्ड भर के देंगे, और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो अभिभावकों को दंडित किया जाएगा। इस प्रकार का एक सर्कुलर जारी किया। ठीक है, तो इसके विरोध में छात्रों की स्वदेशी आंदोलन में, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में बढ़ती भागीदारी को, सक्रिय भागीदारी को देखते हुए उनकी भागीदारी को रोकने के लिए, इसके विरोध में, भागीदारी के विरोध में, ठीक है, शिक्षा सचिव, तत्कालीन शिक्षा सचिव कार्लाइल अधिकारी का नाम है, कार्लाइल ने एक सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर, जिसे कार्लाइल सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर जारी किया, जिसके विरोध में आंदोलनकारियों ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की। एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की ताकि छात्रों की भागीदारी किसी प्रकार से कम ना हो, उनका भविष्य खराब ना हो, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय कॉलेज, तकनीकी शिक्षण से संबंधित संस्थान, विश्वविद्यालय आदि स्थापित किए गए। ठीक है, तो इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के मुद्दे को काफी उभारा गया, स्वदेशी अपनाने की बात की गई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, और हम लोग बात करें अगर उद्योगों के क्षेत्र में, तो जो ब्रिटिश व्यापारियों के, ब्रिटिश उद्योगपतियों के जो उद्योग थे उनका बहिष्कार किया गया और राष्ट्रीय उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। इसके लिए प्रफुल्ल चंद्र घोष एवं नीलरत्न सरकार जैसे बंगालियों के माध्यम से बंगाल केमिकल उद्योग की स्थापना की गई। बंगाल केमिकल उद्योग की स्थापना की गई। ठीक है, कला के क्षेत्र में स्वदेशी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर जो बहुत बड़े कलाकार, कलाविद थे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन कला के स्थान पर, जो विदेशी कला है, यूरोपीय प्रभाव है इस पर, विक्टोरियन कला के स्थान पर राजपूत और भारतीय जो कला थी, राजपूत एवं मुगल कला से प्रेरित होकर चित्र बनाए। ठीक है, अब विक्टोरियन मॉडल, विक्टोरियन कला से के बजाय राजपूत और मुगल कला, जो भारतीय कलाएं थी, उनसे प्रेरित होकर चित्र बनाए। और राष्ट्रीय कला को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था स्थापित की गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, एक संस्था की स्थापना की गई। उद्देश्य था राष्ट्रीय कलाओं को संरक्षण देना, और इसके माध्यम से ऐसे कलाकार को संरक्षण दिया गया, उन्हें सहायता दी गई जो राष्ट्रीय कलाओं को प्रोत्साहन देते थे, उनके विकास के लिए काम करते थे, और छात्रवृत्ति भी शुरू की गई। और इसकी पहली छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, एक प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस को मिली, नंदलाल बोस को प्राप्त। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स संस्था स्थापित की गई। ठीक है, राष्ट्रीय कला को प्रोत्साहन देने, संरक्षण देने के लिए, और इस संस्था की पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के अलावा उद्योग, ठीक है, और कला के क्षेत्र में भी स्वदेशी तत्वों को, राष्ट्रीय तत्वों को बढ़ावा दिया गया, विदेशी तत्वों का बहिष्कार किया गया। इसी प्रकार जो इस आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश कोर्ट थी, विदेशी जो न्यायालय थे, उन न्यायालय की, उनकी पद्धति की, न्याय की पद्धति का, इसका भी विरोध किया गया। और इस विरोध में एक मुख्य भूमिका थी
न्याय के क्षेत्र में स्वदेशी तत्वों को अपनाया गया। इसमें मुख्य भूमिका थी अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने न्याय के क्षेत्र में स्वदेशी तत्वों को बढ़ावा दिया और जनता से आग्रह किया कि वे अपने विवादों का निपटारा ब्रिटिश कोर्टों में करने की बजाय भारतीय पंचायतों में, जो न्याय पंचायतें थी जो गांवों में पहले से चली आ रही थी, उन पंचायतों में अपने विवादों का निपटारा करे। और उनकी एक समिति थी स्वदेश बांधव समिति, वह भारतीयों के मुद्दों को उनके आपसी विवादों को सुलझाने का काम करती थी। स्वदेश बांधव समिति द्वारा राष्ट्रीय न्यायालय या स्वदेशी न्यायालय स्थापित किए गए, जिसमें भारतीय पद्धति से भारतीयों द्वारा दो पक्षों के बीच में विवादों को निपटाया जाता था। स्थापित किए गए मतलब न्याय के क्षेत्र में स्वदेशी तत्वों को अपनाया गया। इसी प्रकार पंचायतों को पुनर्जीवित किया गया। कि आप पंचायतों के माध्यम से अपने विवादों का निपटान करो, बजाय कि आप अंग्रेजी कोर्टों में जाएं। तो न्याय के क्षेत्र में भी इस आंदोलन के दौरान स्वदेशी तत्वों को अपनाया गया। ठीक है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि भागीदारी अच्छी खासी रही। छात्रों की भागीदारी, छात्रों की, महिलाओं की, वस्त्रों की होली जलाने वगैरह, और श्रमिकों की, जमालपुर के रेलवे कोच फैक्ट्री के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। श्रमिकों की बड़ी भागीदारी रही। ठीक है, और इस बंगाल विभाजन के मुद्दे को बंगाल से बाहर लाला लाजपत राय ने पंजाब में, ठीक है, तिलक ने महाराष्ट्र में, अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाजी नेता, इन्होंने संयुक्त प्रांत जो आज का यूपी है, ठीक है, सैयद हैदर रजा, इन्होंने दिल्ली में, सैयद हैदर रजा इन्होंने दिल्ली में, हरि सर्वोत्तम राव इन्होंने आंध्र क्षेत्र में भी फैलाया और वहां पर बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू किया, स्वदेशी आंदोलन। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के इस प्रकार के नेता जो हैं, इन्होंने बंगाल विभाजन संबंधी मुद्दे को केवल बंगाल तक सीमित नहीं रखा, बंगाल से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जहां उनका प्रभाव था, वहां पर भी स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को जारी किया। तो यह आंदोलन चलता रहा, इसमें स्वदेशी तत्व की प्रधानता थी, इसीलिए इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। लेकिन कुछ समय के पश्चात सरकार द्वारा बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए, हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच दंगे करवाए गए, और उस दंगे भड़काने से आंदोलन कमजोर हुआ। और दूसरा एक कारण और रहा आंदोलन कमजोर होने का, वह था 1907 में कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस में फूट, सूरत अधिवेशन में फूट। ठीक है, सूरत अधिवेशन में 1907, ठीक है, कांग्रेस में फूट पड़ी। इन दोनों कारणों से बंगाल विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन कमजोर होकर समाप्त हो गया ठीक है, तो यह आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन आपसी फूट, कांग्रेस के अंतर्गत आपसी फूट, दोनों गुटों में फूट थी, उसको लेकर के आंदोलन कमजोर पड़ा। इस सरकार ने भी बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे करवाए। इस दंगों से भी आंदोलन को प्रभावित किया, इन दंगों ने भी, और धीरे धीरे जन भागीदारी कम होती गई और आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, अगला गवर्नर जनरल आया, कर्जन, आंदोलन के समय कर्जन गवर्नर जनरल था भारत का। उसके पश्चात लॉर्ड मिंटो सेकंड गवर्नर जनरल बन के आया, और यह बंगाल के विभाजन का विरोधी था। तो इसने गवर्नर जनरल बनते ही 1907 में
बंगाल विभाजन के मुद्दे पर एक समिति गठित की, जॉर्ज अरुंडेल समिति, अरुंडेल समिति। और इनको कार्य सौंपा गया कि बंगाल का विभाजन उचित है या अनुचित, इसके बारे में बताया जाए। करना है तो कौन से क्षेत्र होंगे और नहीं करना है तो बात खत्म है। अरुंडेल समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में विभाजन का विरोध किया गया। बंगाल विभाजन का बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। ठीक है। अंततः दिसंबर 1911 में दिसंबर 1911 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग हार्डिंग ने दो घोषणाएं की। ये गवर्नर जनरल था। घोषणाएं की। ठीक है। क्या घोषणाएं की दिसंबर 1911 में? दो घोषणाएं की। पहली घोषणा थी बंगाल विभाजन रद्द। दिसंबर 11 में जाके गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल जन भावना को देखते हुए, बढ़ते विरोध को देखते हुए बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया। ठीक है। और दूसरी जो घोषणा थी जो लॉर्ड हार्डिंग ने दिसंबर 1911 में की, उसने कहा कि अब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। ब्रिटिश भारत की राजधानी, इसे हार्डिंग घोषणा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ठीक है। और ये स्थानांतरित कब हुई? दिसंबर 1912 में। और इसी समय एक घटना हुई जब हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तो हार्डिंग बम कांड की घटना हुई। हार्डिंग पर कुछ क्रांतिकारी नवयुवकों ने बम फेंक दिया उसको मारने के उद्देश्य से। हालांकि हार्डिंग बच गया और कुछ लोग मारे गए। ये हार्डिंग बम कांड की घटना है। ये उसी समय की है जब हार्डिंग दिल्ली में, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। तो घोषणा तो दिसंबर 1911 में हुई और 23 दिसंबर 1912 में हार्डिंग बम कांड की घटना हुई। ठीक है ना। 23 दिसंबर क्रांति का, आगे बढ़ेंगे इसको। 23 दिसंबर 1912 में हार्डिंग बम कांड की घटना। हार्डिंग पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया, बम कांड। हालांकि हार्डिंग इसमें बच गया। तो 1911 में हार्डिंग घोषणा के माध्यम से बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है। मिंटो ने जॉर्ज अरुंडेल समिति भी गठित की 1907 में। उसने भी यह सिफारिश की कि बंगाल विभाजन सरकार द्वारा जो किया गया वो अनुचित है, अव्यवहारिक है, इसे रद्द किया जाए। ठीक है। तो ये बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इससे बनने की संभावना है। ठीक है। एक अपना नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं इसी संदर्भ में, वह है आपका कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन होते हैं हर साल। ठीक है। 1907 में हुआ और इसे सूरत की फूट भी कहते हैं। कांग्रेस में फूट, कांग्रेस में फूट फूट पड़ी। बेसिकली कांग्रेस में फूट के कुछ कारण जिम्मेदार रहे। क्या कारण थे? ठीक है। दो कारण, बहुत सारे कारण है, उसकी चर्चा करेंगे। दो गुट बन चुके थे कांग्रेस में अब तक। एक उदारवादी गुट था नरम दल, एक था उग्रवादी गुट गरम दल। इन दोनों में फूट पड़ी और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने अपने सूरत अधिवेशन जो 1907 में होने हुआ, इस अधिवेशन में उदारवादियों का प्रभाव बढ़ गया पुनः एक बार, और अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उग्रवादियों को कांग्रेस की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। इसे कांग्रेस में फूट या सूरत अधिवेशन, सूरत का विभाजन कहते हैं। कारण क्या रहा फूट पड़ने का? इसका एक मूल मुद्दा तो था कि गरम दल और नरम दल, गरम दल एवं नरम दल की नीतियों एवं वैचारिक नीतियों में आपसी मतभेद
दोनों की नीतियां अलग थी और अलग होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे की नीतियों की आलोचना करते थे, पसंद नहीं करते थे। ये मूल मुद्दा था, दोनों की नीतियां अलग थी। एक अपने संवैधानिक तौर तरीकों से जनता की मांगों को मनवाना चाहती थी नरम दल वाले, और उग्रवादी दल जो थे, गरम दल के थे, वह स्वदेशी अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, आंदोलन, हड़ताल, इस प्रकार के माध्यमों से सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगों को मनवाने के पक्ष में थी। तो दोनों की नीतियां एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उग्रवादियों ने तो भिक्षावृत्ति की भी संज्ञा दी नरम दल के नेताओं की नीतियों को। तो ये एक मूल मूल मुद्दा था, दोनों की नीतियां, विचारधाराएं अलग अलग थी और एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते थे। दूसरा मुद्दा था बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में कुछ ऐसे मुद्दे उठे जिसमें दोनों दलों में मतभेद बढ़ गए। ठीक है, कुछ ऐसी घटनाएं हुई बंगाल विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जैसे नरम दल यानी उदारवादी दल चाहते थे कि यह आंदोलन बंगाल तक सीमित रहे। आंदोलन चूंकि बंगाल का मुद्दा है, बंगाल विभाजन बंगाल का मुद्दा है, तो आंदोलन भी सरकार के खिलाफ केवल बंगाल तक ही सीमित रहे। जबकि जो गरम दल के नेता है, कांग्रेसी नेता है, उनका मानना था कि पूरे भारत में यह आंदोलन चलाया जाए। कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाए। ये आज बंगाल के साथ हुआ है, कल किसी और प्रांत के साथ हो सकता है, और बंगाल भी भारत से अलग नहीं है, भारत का ही अभिन्न पार्ट है। तो बंगाल की समस्या सरकार, ऐसी समस्या सरकार किसी अन्य प्रांत के साथ भी कर सकती है। तो बंगाल का मुद्दा केवल बंगाल का नहीं है, वो पूरे भारत का मुद्दा है, भारत की जनता का मुद्दा है। तो बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चलाया जा रहा है, वो बंगाल तक सीमित नहीं रहना चाहिए, भारत के अन्य भागों में भी फैलाया जाए, ऐसा मानना था उग्रवादियों का। जबकि उदारवादी कहते हैं कि बंगाल विभाजन बंगाल की समस्या, बंगाल तक सीमित हो। यह मतभेद उभरे। दूसरा था, नरम दल का कहना था कि बहिष्कार करें तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी न्यायालय, ये सब अंग्रेजी कानून, इनका बहिष्कार नहीं हो, केवल वस्तुओं का बहिष्कार हो। ठीक है, केवल वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का या वस्त्रों का बहिष्कार हो। गरम दल कहता है कि नहीं, नैतिक दृष्टि से अगर आप एक का विरोध करते हो, एक को स्वीकार करते हो, तो उचित नहीं है। इसलिए सभी विदेशी तत्वों का बहिष्कार, विदेशी तत्वों का बहिष्कार, उसमें वस्तुएं, कार्यालय, विदेशी कार्यालय, इसमें क्या क्या आएगी, सभी आएगी, विदेशी वस्तुएं, वस्त्र, विदेशी संस्थाएं, न्यायालय, इन सब का बहिष्कार हो। शिक्षण संस्थाएं, ठीक है, ऑफिस, कॉलेज, इन सब का बहिष्कार हो। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के दौरान ये मुद्दे दोनों दलों के बीच में मतभेद के रूप में उभरे। और तीसरा कारण था अध्यक्ष बनाने का मुद्दा, जो तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण क्या था? ये सूरत विभाजन का तात्कालिक कारण बना, क्योंकि दोनों ही दल कांग्रेस के अधिवेशनों में अपना अध्यक्ष चुनने के पक्ष में थे, ताकि अगर निर्णय न हो तो अध्यक्ष के पास विशेष अधिकार आ जाते हैं और वह किसी एक पक्ष की नीति को स्थापित कर देता है। जो एक वर्ष के लिए कांग्रेस के अधिवेशनों में जो नीति स्थापित हुई है, उसी के अनुसार कांग्रेस कार्य संचालित करती है। तो चाहे उदारवादी दल हो, चाहे उग्रवादी दल हो, दोनों ही अपने अपने अध्यक्ष को अपने अपने अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अध्यक्ष उनका हो, ताकि अंतिम फैसला अध्यक्ष के हाथ में रहेगा, तो उनकी नीतियां लागू होगी। ठीक है, सूरत में अधिवेशन होने से पहले 1906 में, की पृष्ठभूमि में जाएंगे, 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
कलकत्ता में, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। अब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो दोनों ही पक्ष चाहते थे कि हमारा अध्यक्ष बने, तो इसमें उदारवादियों ने अपनी ओर से अध्यक्ष पद के लिए नाम नॉमिनेट किया दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी उदारवादी दल से संबंधित तो हैं, लेकिन काफी वयोवृद्ध नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। तो दादा भाई नौरोजी को की उम्मीदवारी को जो उदारवादियों ने दी है, अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार जो उदारवादियों ने बना है, सीनियर नेता होने की वजह से उग्रवादियों ने इनके सामने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया और दादा भाई नौरोजी की सीनियरिटी को देखते हुए उन्हें अध्यक्ष बना लिया। हालांकि कलकत्ता में हो रहा था अधिवेशन और उस समय कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो आम जनता जो थी वो उग्रवादियों की नीतियों का समर्थन कर रही थी। इसी वजह से दादा भाई नौरोजी इसके उम्मीदवार अध्यक्ष बन गए कलकत्ता अधिवेशन के, ठीक है। लेकिन जन भावना को देखते हुए इस सम्मेलन में स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, और बहिष्कार, ये जो कार्यक्रम थे, ये कार्यक्रम पास हुए। कार्यक्रम या प्रस्ताव पास किए गए। ये कार्यक्रम उग्रवादियों के कार्यक्रम थे। तो अध्यक्ष उदारवादियों का बन गया, लेकिन जन भावना को देखते हुए, उग्रवादियों के प्रभाव को देखते हुए उग्रवादियों की नीतियां 1 वर्ष के लिए लागू हो गई, ठीक है। तो उदारवादियों को लगा कि हमारा अध्यक्ष होते हुए भी हमें विशेष सफलता नहीं मिली। अब 1907 में अधिवेशन होना था पूना में, लेकिन पूना आपका बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र है। बाल गंगाधर तिलक आपके उग्रवादी दल से संबंधित हैं। तो उदारवादियों ने चालाकी करते हुए एक तरह से एन वक्त पर स्थल को परिवर्तित कर सूरत निर्धारित किया। उग्रवादी इन तथ्यों को समझ रहे थे और सूरत में दोनों पक्षों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए। अध्यक्ष, दोनों ही पक्ष फिर से अपना अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो सूरत में जब अधिवेशन होने वाला था, तो यहां पर दोनों ही पक्षों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए, अध्यक्ष के उम्मीदवार, ठीक है। और इस अध्यक्ष के उम्मीदवार के मुद्दे पर नरम दल का अध्यक्ष था उम्मीदवार था रास बिहारी घोष और गरम दल के थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनाने के मुद्दे पर दोनों पक्षों में, दोनों गुटों में बहस हुई, ठीक है। और इस बहस में कुछ अभद्रता भी हुई और इस अभद्रता से उदारवादी सीनियर लीडर काफी व्यथित हुए और उन्होंने मिलकर के एक प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव में सभी उग्रवादियों को कांग्रेस की सदस्यता से निष्कासित कर दिया, ठीक है। उग्रवादियों को कांग्रेस की सदस्यता से निष्कासित, कांग्रेस से निष्कासित किया गया। उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया गया। अब पूरी तरह से उदारवादियों का कांग्रेस पर फिर से कब्जा हो गया। इसका खामियाजा ये हुआ, कांग्रेस का विभाजन तो हुआ, कांग्रेस की एकता तो भंग हुई, इसका लाभ प्राप्त हुआ अंग्रेज सरकार को, आम जनता को, राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ी हानि हुई। क्यों? क्योंकि अगले 1 दशक तक, जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोबारा वापस उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल किया गया, तब तक कांग्रेस एक तरह से निष्क्रिय पड़ी रही, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकी, ठीक है। तो इस सूरत में विभाजन से क्या एक तरह से प्रभाव पड़ा? एक तो बंगाल विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन कमजोर हुआ और वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव यह पड़ा कि स्वदेशी आंदोलन कमजोर, क्योंकि आपसी फूट हुई, स्वदेशी आंदोलन कमजोर हुआ, कांग्रेस में ही फूट, और
समाप्त हो गया, कालांतर में समाप्त हुआ। दूसरा, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, वो राष्ट्रीय आंदोलन भी कमजोर हुआ। स्वदेशी आंदोलन के बाद एक दशक तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ पाई कांग्रेस, और कांग्रेस कमजोर हुई एक तरह से, क्योंकि कांग्रेस पर अब ऐसे उदारवादियों का वर्चस्व था, नेतृत्व था, जो आंदोलन लाने के पक्ष में नहीं थे। राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर, कांग्रेस कमजोर हुई, और इसका फायदा हुआ ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, ये आपको शुरुत अधिवेशन के संबंध में आपको ध्यान रखना है। क्या मुद्दे थे, क्यों अध्यक्ष बनाने का मुद्दा तात्कालिक मुद्दा, ध्यान रखिएगा। तो विभाजन किसी तात्कालिक मुद्दे पर नहीं हुआ, इसके पीछे के उन कारणों की भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। अगर शुरुत अधिवेशन पर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें वो भी दिखाने पड़ेंगे कि कैसे उदारवादियों और उग्रवादियों की वैचारिक स्तर पर भी मतभेद था, एक दूसरे की आलोचना करते थे। दूसरा, बंगाल विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन में भी इनके मतभेद और ज्यादा बढ़ गए। किन मुद्दों को लेकर के, कि आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रखना है या शेष भारत में भी चलाना है, विरोध बहिष्कार केवल विदेशी वस्त्रों का करना है, वस्तुओं का करना है, या अन्य का भी करना है, इन सब मुद्दों को लेकर के। और अध्यक्ष बनाने का मुद्दा तात्कालिक कारण था। रास बिहारी घोष नरम दल के उम्मीदवार थे, लाला लाजपत राय गरम दल के उम्मीदवार थे। अध्यक्ष बनाने के मुद्दे पर पहले से ही इनके बीच में मनमुटाव था, तो अभद्रता हुई, जूते चप्पलें भी चली, ऐसा बताया जाता है। और अंत में उदारवादियों ने, सीनियर नेताओं ने प्रस्ताव पास कर सभी उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। प्रभाव यह रहा कि तात्कालिक रूप से स्वदेशी आंदोलन कमजोर हुआ, स्वदेशी आंदोलन कमजोर होकर धीरे धीरे समाप्त हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन भी कमजोर हुआ, कांग्रेस भी इस समय कमजोर हुई कि कांग्रेस के मंच से कोई बड़ा जन आंदोलन शुरू नहीं किया गया। एक दशक तक स्वदेशी आंदोलन के पश्चात कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने शुरू नहीं किया, तो कांग्रेस कमजोर हुई, राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ। ठीक है, फायदा हुआ ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि एकजुटता नहीं थी, तो आंदोलन भी, राष्ट्रीय आंदोलन भी इस समय सरकार के खिलाफ शुरू नहीं किया जा रहा। अब एक छोटा सा टॉपिक आपको एक और देख लेते हैं, फिर इसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। वह है आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का ये 2 नंबर 5 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। फेमस अधिवेशन है, महत्वपूर्ण अधिवेशन है, अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि क्या मुद्दे थे इसमें। 2 चीजें ध्यान रखनी है, इस अधिवेशन में क्या हुआ। एक तो पहला बिंदु तो है कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट, एनी बेसेंट उस समय तक भारतीय राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी, के प्रयासों से उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस में पुनः शामिल किया गया, पहला बिंदु। ठीक है, सूरत में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच मनमुटाव से विभाजन हुआ, उनको, उग्रवादियों को सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से हटा दिया, बाहर निष्कासित कर दिया। के पश्चात धीरे धीरे उग्रवादियों को भी चीज समझ में आ गई कि कांग्रेस जैसे मंच के बिना वो अकेले स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और उदारवादियों को भी समझ में आ गई कि अगर हमारी एकता खंडित हो गई तो राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा, सरकार के सामने कांग्रेस कमजोर रहेगी। ठीक है, और 1916 तक आते आते जो उदारवादियों के जो पुराने और रिजिड नेता थे, वो भी एक तरह से रिटायर्ड हो चुके थे, राजनीति से सक्रिय रूप से रिटायर्ड हो चुके थे, या उनकी मृत्यु तक हो चुकी थी। तो अब उदारवादी भी चाहते थे कि वापस एकता बनी रहे, और उग्रवादी भी चाहते थे कि कांग्रेस जैसे मंच में फिर से वे शामिल हुए। इसके लिए तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने प्रयास किया, और लखनऊ अधिवेशन 1916 में उग्रवादियों को फिर से कांग्रेस में शामिल करवाया गया। दूसरा बिंदु जो था वह यह था कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए सरकार द्वारा लाई गई, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाई गई पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन 1909 में आई थी, निर्वाचन प्रणाली 1909 के एक्ट में। ठीक है,
1909 का एक्ट का विरोध नहीं करेगी। अब तक कांग्रेस विरोध कर रही थी कि सरकार ने मुसलमानों को अलग से आरक्षण दिया है, ठीक है, तो कांग्रेस अब तक उसका विरोध कर रहे थे। 1909 के एक्ट में पहली बार लाया था सांप्रदायिक आधार पर रिजर्वेशन, और केवल मुस्लिम समाज के लिए। सरकार चाहती थी कि भारतीय समाज से मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर बांटा जाए, ठीक है। तो यह चाल कांग्रेस समझ चुकी थी, तो कांग्रेस ने शुरुआत से ही 1909 के एक्ट में लाए गए पृथक निर्वाचन पद्धति जो मुसलमानों के लिए लाई गई थी उसका विरोध कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि इस अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस ने यह स्वीकार किया कि सरकार द्वारा मुसलमानों को दिया गया पृथक निर्वाचन प्रणाली का कांग्रेस विरोध नहीं करेगी। बदले में मुस्लिम लीग कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध नहीं करेगी। ये एक दूसरे में एक तरह से एक समझौता हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। बदले में मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हो चुकी है, मुस्लिम लीग, ठीक है, 1906 में स्थापना, कांग्रेस द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध नहीं करेगी। सरकार का समर्थन नहीं करेगी या कांग्रेस का विरोध नहीं करेगी। इसे कहा गया लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, ठीक है। ये लखनऊ समझौता था एक तरह से 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन प्रणाली को, मुसलमानों की पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया, और लीग ने यह स्वीकार किया कि राष्ट्रीय आंदोलन में सरकार विरोधी जो कांग्रेस का आंदोलन होगा उसका वह विरोध नहीं करेगी। लखनऊ समझौता कहा गया। यह आपके कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुए। ये दो मुख्य बिंदु थे, ये आपको ध्यान रखने। 5 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न बनने की यहाँ पर संभावना है, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। कल हम होम रूल आंदोलन से आगे बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।